नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आपके समक्ष हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग टेंस पे बात करेंगे। टेंस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम और टेंस में अंतर समझें। देखिए, टाइम TIME, टाइम टाइम का मतलब होता है समय, और टेंस TENS, टेंस मतलब होता है काल। इन दोनों में संबंध भी है और अंतर भी है। तो मैं संबंध की बात करूं उससे पहले समय को हम लोग देखेंगे। देखिए, समय एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है। समय, हम लोग समय को कितने भागों में बांटते हैं? वर्तमान समय, क्या बोल रहे हैं? वर्तमान समय यानी कि प्रेजेंट टाइम, मैं उच्चारण लिख रहा हूं, प्रेजेंट टाइम। दूसरा इसको बांटते हैं पास्ट टाइम्स यानी कि अतीत, पास्ट टाइम यानी कि भूत, रुकिए उसका उच्चारण, पास्ट टाइम यानी कि इसको बोलेंगे, पहले मैं रिपीट करूं, प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय, वर्तमान समय। पास्ट टाइम्स मीन्स भूत समय या अतीत समय, भूत समय। देखिए, आप लोग इसको काल कर सकते हैं, भूतकाल, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी वर्तमान काल कर सकते हैं या वर्तमान समय बोल सकते हैं। अब आते हैं फ्यूचर टाइम, FUTURE, फ्यूचर टाइम, TIM, यानी कि भविष्य काल या समय। ठीक है, यानी कि समय हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम विश्व के किसी भी कोने में रहे तो हमारा मतलब तीन पार्ट हो सकता है समय को। एक वर्तमान जो चल रहा है, जो वर्तमान बीत चुका है यानी कि अतीत, जो भविष्य यानी कि जो समय आने वाला है वो भविष्य, ये। और एक और बात आप अच्छे से जानते हैं, लगभग पूरे विश्व में 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है, और इसी समय के अनुसार हमारा काल निर्धारित होता है। दरअसल क्या होता है, समय के अनुसार, यानी प्रेजेंट समय है, प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है, फ्यूचर टाइम है, उसी के अनुसार टाइम्स क्या करता है, वर्ब्स को कैटेगराइज करता है, यानी कि वर्ब्स के फॉर्म्स को निर्धारित करता है। टेंस माफ कीजिएगा अगर कहीं गलती हो गया तो, टेंस टाइम के अनुसार वर्ब्स को कैटेगराइज करता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ग्रामर का टर्म है। ग्रामर का, पूरा बात लिख दे रहा हूं, GRAMMAR, ग्रामर का टर्म है। ठीक है, और ये क्या करता है, वर्ब्स के फॉर्म्स को निर्धारित करता है। ठीक है, ये मुख्य बात है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं संक्षेप में कि टाइम हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस हमारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टाइम, हम समय को कैटेगराइज करते हैं, वर्तमान समय या वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूत समय या भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल या समय, जबकि टेंस, ठीक है, समय के अनुसार चलता है। ठीक है, वो ग्रामेटिकल टर्म है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे लौटेंगे हम लोग। देखिए, एक और बात बताना चाहेंगे, हिंदी यदि आप पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर, उसमें पर्यायवाची आता है, तो समय और टेंस, माफ कीजिए, समय और काल दोनों पर्यायवाची शब्द है, तो उसके अनुसार ना देखिएगा। ठीक है, टेंस को हम लोग काल के रूप में देखेंगे। अब देखिए, टेंस TENSE, बोलिए तो मेरे साथ क्या है, टेंस। टेंस मतलब क्या होता है, काल। जैसे कि अभी मैंने बात किया समय को लेकर के, समय को हम तीन भागों में बांटते हैं। वर्तमान समय, जैसे मैं पढ़ाता हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता था, ये अतीत समय, मैं पढ़ाऊंगा, ये भविष्य को। तो इसी के आधार पे हमारा ये टेंस बना है।
ठीक है ना। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया। ये सब पारंपरिक तौर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, इंग्लिश मीडियम जो उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। पूरी तरह से ये सीरीज है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को समर्पित है और हिंदी मीडियम के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से नहीं ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया। प्रेजेंट, बोलिए तो मेरे साथ स्पेलिंग, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, प्रेजेंट टेंस। इसका उच्चारण भी लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा बताइए तो क्या होता है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए स्पेलिंग। पास्ट, PAST, पास्ट टेंस, TENSE, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब भूत काल, ठीक है। और अगला फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, TENSE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है। ये 3 प्रकार के टेंस हुए। हाँ तो देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेंस 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए आजकल आधुनिक ग्रामर जो पढ़ा जा रहा है उसमें, या मैं पढ़ाता हूँ उसमें क्या करता हूँ, पहले मैं पास्ट करता हूँ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। दरअसल मॉडर्न ग्रामर में, आधुनिक व्याकरण अंग्रेजी के, उसमें 2 ही प्रकार के टेंस बताया जाता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। होता भी 2 ही है, पास्ट टेंस लेकिन और फ्यूचर टेंस। लेकिन हमारे विद्यालय में जितने भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं जानते होंगे 3 प्रकार की टेंस की बात की जाती है, और इसी क्रम में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन आधुनिक ग्रामर में सिर्फ 2 प्रकार का टेंस होता है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर बनाया जाता है शैल या वी, उसी के अनुसार प्रयोग करके, ठीक है। खैर हम लोग जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक तौर तरीका है पढ़ने और पढ़ाने का टेंस, उसी पे बात करेंगे। तो टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देखिए, अब हम लोग इसके कितने सब डिवीजन होते हैं, यानी कि इसके कितने भाग होते हैं उस पर बात करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग स्पेलिंग देखते चलिएगा, बोलते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। सुनना है, बोलना है और लिखना है, तो तैयार होते जाएगा। तो देखिए मैं कुछ टर्म्स छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे लौट रहा हूँ। देखिए इनडिफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE। उसके बाद परफेक्ट बोलिए, PERFECT, परफेक्ट टेंस, TENSE, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS टेंस। अगर चमक रहा होगा वीडियो में तो मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ। इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE। परफेक्ट, PERFECT, टेंस, TENSE। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, PERFECT, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, TENSE, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक और बात बताना चाहते हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है बहुत लोग पढ़ाते हैं इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट टेंस,
फिर ENSC, तो यहाँ भी हो जाएगा प्रेजेंट, माफ कीजिएगा परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, हालांकि छोड़ दीजिए। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि समय को 3 भागों में बांटा गया, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, पास्ट यानी कि भूत और फ्यूचर यानी कि भविष्य। उसी के हिसाब से तो टेंस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये हो सकता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में 4 भाग, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, में दिखा दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं पास्ट को लेकर के, यानी कि पास्ट टेंस के भी 4 हिस्से हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे, बोल सकते हैं आप लोग मेरे साथ, क्या हो सकता है बोलिए तो? हाँ बहुत बढ़िया, फ्यूचर, क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं प्रत्येक टेंस के, यानी कि प्रेजेंट टेंस हो उसके भी 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। यानी कि मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। टेंस मुख्य रूप से 3 पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रत्येक के 4 भाग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट की बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीजें भी इसमें बताना चाहूंगा। आइए देखिए, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, खैर उसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आइए देखिए, इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करने से पहले कुछ और बेसिक बातें देख लीजिए, कुछ निश्चित चीजें होती हैं उसकी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं, टेंस टॉपिक से थोड़ा सा अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, उससे थोड़ा अलग है। हम लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, DEFINITE, डेफिनिट टेंस। अब तो आप कहेंगे कि अभी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये लिख रहे हैं इंडेफिनिट, वो भी सही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कुछ चीजें हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कुछ चीजें निश्चित होती है, चीनी क्या होती है? मीठी होती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, पहला चीनी मीठी होती है। ठीक है, दूसरा दही खट्टा होता है। ठीक है, तीसरा कौवा काला होता है। मैं ज्यादा इसमें एग्जांपल नहीं लूंगा, इतने में एक्सप्लेन कर देना। देखिए, चीनी मीठी होती है, ये निश्चित है। चीनी सामान्यतः क्या होती है? मीठी होती है। तो इसी प्रकार ये है, दही खट्टा होता है, ये भी निश्चित है, दही खट्टा ही होता है सामान्यतः। और कौवा कैसा होता है? काला होता है, ये भी निश्चित है, उसकी गुण की बात करें। तीनों में बात करें, चीनी मीठी होती है, दही खट्टा होता है, कौवा काला होता है, इनकी गुण की बात हो रही है। लेकिन ये क्यों बता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने की जगह पे ये क्यों बता है? बात ये है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताते हैं तो उसमें बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में ता है ती है। जैसे कुछ एग्जांपल लिखा है, मैं पढ़ाता हूं, या वह पढ़ाता है,
पढ़ाता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, ता है। ये सब चीजें बताया सर, तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं। इसमें देखते हैं ता है, ती है, तो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है चीनी मीठी होती है, ये निश्चित है, डेफिनिट है, फिक्स है, ठीक है ना। तो इनका अनुवाद समानतः और ये चीनी, दही, ठीक है, इन दोनों की बात करें, इसकी बात करें, इसका देखिए कैसे बनता है। सुगर, SUGAR, सुगर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाम है, इसीलिए इसके साथ हम ईज का प्रयोग करेंगे। सुगर ईज। अब मीठी का होता है से, SWWA। देखिए चीनी मीठी होती है, निश्चित है, फिक्स है, इसीलिए ऐसा इसका बनेगा। ये नहीं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ढूंढिए इसको। दही खट्टा होता है। एक और बात बताना चाहते हैं, बहुत सारी किताबों में दही का स्पेलिंग CURD दिया है, कर्ड। और जो कुछ प्रमाणित किताबें हैं इंग्लिश ग्रामर की, वहां पे दिया है CURDS, कर्ड्स। अब आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, कर्ड्स, ठीक है। लेकिन हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कर्ड, CURD, कर्ड मतलब दही, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मटेरियल नाउन है और इसको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे तो इसके साथ ई लगेगा। कर्ड्स इज शॉप, SOUR, दही खट्टा होता है। इसी प्रकार कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, तो लिखेंगे ए क्रो। अब प्रश्न उठता है ए क्रो क्यों लिखे हैं, द क्रो क्यों नहीं, अभी बता रहा है। ए क्रो इज ब्लैक, BLACK, कौवा काला। देखिए पहले आप लोग ये जानना पड़ेगा ये किस प्रकार का नाम है। हाँ ठीक है, ये कौवे से मतलब ये क्रो से पूरे जाति का बोध हो रहा है, कौवा। उस जाति को बोध कराने के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल प्रयोग किए हैं। इस आर्टिकल का नाम है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में दो आता है, एक आता है ए या एन। पहली बात है यहाँ पे पूरी जाति का बोध कराया है। दूसरी बात यहाँ पे निश्चित नहीं है किस कौवे की बात हो रही है, मतलब एक तरह से जान लीजिए कि पूरे कौवे जाति का बोध कराया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, ए क्रो, ठीक है ना। ए क्रो इज ब्लैक। तो आप इन सेंटेंस से देख सकते हैं, चीनी मीठी होती है, निश्चित है, दही खट्टा होता है, ये भी निश्चित बात है, दही खट्टा ही होता है, कौवा काला होता है। तो जहाँ पे निश्चित बात की जाए और इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखे तो उसे आप गलती से प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद न करिएगा, बल्कि ये प्रेजेंट डेफिनिट में आएगा, डिफिनिट यानी कि निश्चित, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, जैसे दूध उजला होता है, भैंस काली होती है, मिर्च तीखा होता है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। हंस यानी कि देखे ही होंगे पक्षी का नाम है हंस, धवल होता है यानी सफेद होता है, ठीक है। तो इसका अनुवाद हम प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में रखेंगे, हालांकि ये बनाया गया है, तो यानी कि निश्चित होता है, इनके साथ समानता इज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोले तो INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसको पढ़ने के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ बेसिक टर्म टेंस के लिए, उसको आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आए। इसके बावजूद भी मैं संक्षेप में चाहूँगा कि उसको बताना। तो पहले मैं जैसे हमेशा की तरह गणित पढ़ाऊँ या अंग्रेजी पढ़ाऊँ
या कोई भी, मेरा पूरा प्रयास रहता है कोई भी विषय है एग्जाम्पल से शुरू करूँ। यहाँ भी एग्जाम्पल से ही शुरू करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, राम हंसता है। कुछ लोग कहेंगे बड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, मतलब ट्रांसलेशन। देखिए, मेरा तौर तरीका ये है कि मैं एकदम छोटा से बड़ा की तरफ ले चलता हूँ। जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। राम हंसता है। दूसरा, सीता पढ़ती है। दूसरा मतलब अगला सेंटेंस है, तुम जाते हो। ठीक है, तो ये चीज है। कुछ और सेंटेंस लिखा है, वह आता है। अगला, वह आती है। बात क्लियर। एक और जो जरूरी है बताना, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो कह रहे थे इनको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें देखना पड़ेगा। जैसे कल हम बताए थे, पर्सन्स की बात किए थे, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में हमारा यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी और ईट आता है, दे भी आता है, THE। ये आई हमारा सिंगुलर नंबर है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वी हमारा प्लूरल नंबर, ये फर्स्ट पर्सन में आएगा, आई और वी। यू दोनों में आएगा, सिंगुलर नंबर भी है, मतलब सिंगुलर नंबर के जैसे कार्य करता है, और यू प्लूरल नंबर के जैसा भी कार्य करता है। ही थर्ड पर्सन है, ये पूरा ही, सी, इट, दे पूरा थर्ड पर्सन है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, दे हमारा प्लूरल नंबर है। एक बात बताए थे कल कि जितने भी वर्ब्स होते हैं सामान्यतः वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होते हैं, जैसे गो, कम, रीड, टीच, ठीक है, वो सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उनको सिंगुलर बनाने के लिए, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कम, COME, ये द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, वर्ब है। तो इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या बताए थे, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनाएंगे, तो इसमें एस सफिक्स कर देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ COME, इसमें क्या सफिक्स कर देंगे हम, एस सफिक्स कर देंगे, तो हो जाएगा कम्स। यानी कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम लोग कह सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, इस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, बहुत बढ़िया। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम किस में कह सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, कल भी हम बात किए थे कि द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, इनका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें भी आइए देखिए कहाँ यूज करेंगे। एक और चीज है यहाँ पे कि इनका अनुवाद करने के लिए, जैसे राम हंसता है, तो सबसे पहले हम लोग को पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कौन है। कर्ता हिंदी में कहा जाता है कर्ता, अंग्रेजी में बोला जाता है सब्जेक्ट। ये कौन है, इसका क्या है, तो इसको ढकिए। अब प्रश्न करिए, कौन हंसता है, कौन हंसता है, तो क्या उत्तर मिल रहा है, राम। कौन हंसता है, हाँ राम, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट राम। राम क्या करता है, राम क्या करता है, जब क्या प्रश्न करिएगा क्या, हमारे वर्ब जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसकी जानकारी मिलेगा। राम क्या करता है,
हंसता है, बहुत बढ़िया। तो राम लाफ, LAUG। अब बताइए सही है सेंटेंस? अच्छा क्लियर नहीं होगा। देखिए राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो वर्ब्स को भी अभी बताए हैं कि सामान्यतः जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज किया जाता है वो प्लूरल होता है, तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो राम है, यहाँ पे राम है, ये हमारा थर्ड पर्सन PERSON सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट हमारे यहाँ क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो वर्ब आ रहा है उनको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो राम लाफ, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। कौन पढ़ती है? अगला सेंटेंस देखिए लिखा है सीता पढ़ती है। तो कौन पढ़ती है? सीता पढ़ती है, बहुत बढ़िया। सीता, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। क्या करती है? पढ़ती है। क्या करती है? पढ़ती है। तो रीड। अब आप लोग खुद बताइए सही है? सीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वर्ब हमारा ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे हैं ये प्लूरल फॉर्म में है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, सही है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग को क्या सफिक्स करना होगा? एस। बहुत बढ़िया। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो पहले पार्ट का वीडियो देख लेंगे। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है तुम जाते हो। तुम जाते हो, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कौन जाता है? तुम। तो क्या हो जाएगा? यू। तुम क्या करते हो? जाते हो, गो। देखिए एक बात बता दें यहाँ पे यू को लेकर, यू यहाँ पे कह रहा है तुम जाते हो, तो किसी एक व्यक्ति के बारे में, यानी यू सिंगुलर है। यहाँ पे यू सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वर्ब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यू यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, इसके बावजूद भी ये प्लूरल वर्ब लेगा। ये अपवाद है। इसी प्रकार यहाँ भी अपवाद मिलेगा। चलिए इसी पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। तो क्या हो जाएगा? रीड, READ, आई रीड। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है। इसके बावजूद ही इसके साथ जो वर्ब रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, तो ये भी एक अपवाद में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब यू यानी कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तभी भी प्लूरल वर्ब लेगा, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो भी ये अपवाद स्वरूप समानता प्लूरल वर्ब लेता है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। अब आते हैं वह आता है। कौन आता है? वह आता है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? वह। क्या हो जाएगा? ही। क्या करता है? आता है। क्या करता है? आता है। तो आना क्या होता है? कम, COM। अब बताइए क्या सही है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। इसमें क्या सफिक्स करेंगे? एस। क्या सफिक्स करेंगे? एस, ठीक है। वह आती है। कौन आती है? वह आती है, यानी कि यहाँ पे जेंडर क्या पता चला है? फेमिनिन जेंडर। तो वह का यहाँ पे लिखेंगे सी। वह क्या करती है? आती है। क्या करती है? आती। आना क्या होता है? कम, COME। तो क्या होगा? ये सही है? सी कम्स? नहीं, ये सही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे एस सफिक्स करके। तो बात क्लियर? ये अब आते हैं कैसे पहचान करेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई अनुवाद बनेगा। हालांकि हर जगह लागू नहीं होता है, फिर भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे ये सब, राम क्या करता है? हंसता है। सीता क्या करती है? पढ़ती है। तुम क्या करते हो? जाते हो। इसी प्रकार नीचे भी देख सकते हैं। तो ये हंसता है, पढ़ती है, जाते हो, ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या होता है? वे वर्ड्स जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया के तौर पे हुआ है। एक और चीज, इन मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं। तो बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के कि मुख्य क्रिया के अंत में
मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जिस या जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द है, उनका अनुवाद हम लोग किसमें करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं कि जिन हिंदी वाक्य के, लिख लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के, वाक्य नहीं, जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए तो उनका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर लिखे हैं, मतलब सेंटेंस लिखे हैं, वो हमारा पूरी तरह से सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखें, रूल कैसे बनेगा। तो ये मिटा रहे हैं, ये किस प्रकार का सेंटेंस बताएं? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं देखिए सेंटेंस लिख रहा हूँ, SENTENCE, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। चूंकि एक से अधिक वाक्य है तो यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे सेंटेंसेज, यानी कि सकारात्मक। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए यहाँ दो प्रकार से यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं। एक, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैं दो रूल लिख रहा हूँ। एक तो ये, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, या सिंगुलर नंबर हो, या आप लोग नंबर लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। सिंगुलर फॉर्म में हो या सिंगुलर नंबर हो, तो वर्ब भी हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? हमारा सिंगुलर रहेगा। यानी कि द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं कल बात किया था, उसका उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ये होता क्या है रियल में? इसमें क्या होता है? द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनता है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस सफिक्स करते हैं। वहां पे मैं स्पष्ट रूप से बात किया हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये समान स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, आई को छोड़ करके और यू सिंगुलर है, उनको छोड़ करके। अपवाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या? जब यू यानी सेकेंड पर्सन यू, मैं बोल दूं, जब सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर फॉर्म में रहे, सिंगुलर फॉर्म में रहे, साथ में फर्स्ट पर्सन आई, ये खुद सिंगुलर फॉर्म में होता है, इनको छोड़ करके, इस सिंगुलर के रूप मतलब सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन अपवाद इसमें ये है, माफी चाहूंगा, शोरगुल बहुत ज्यादा था इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहे या सिंगुलर नंबर में रहे, तो वहां पे हमेशा द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। इसमें बता रहे थे आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, वो उसको छोड़ करके अपवाद है ये। और दूसरा यू, जब सेकेंड मतलब सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर फॉर्म में है तभी भी वहां पे ये अपवाद है, वहां पे नहीं लगेगा, वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आई रीड, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो यूज हुआ है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। इसी प्रकार तुम जाते हो, हिंदी देखिएगा, तुम जाते हो, ये नहीं कह रहा है कि तुम लोग जाते हो, इसका मतलब ये क्या है? तुम जाते हो हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके बावजूद यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ये पहला स्ट्रक्चर था। दूसरा रूल मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा रूल होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बी। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल फॉर्म में हो या प्लूरल नंबर हो, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो या फिर प्लूरल नंबर हो,
तो इनके साथ सदैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ चाहे तो मेन वर्ब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब का द फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब लिख सकते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके लिए कोई अपवाद वगैरह नहीं है। हाँ, इसी में आप यूज कर सकते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है इसी में, और सेकंड पर्सन जब सिंगुलर नंबर में है तो मुझे पूरा विश्वास है ये दूसरा पार्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले, ठीक है, खासकर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ये सीरीज है हिंदी, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी ग्रामर की और ट्रांसलेशन की, ये पूरी तरह से कंप्लीट होगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो अपने आप को अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर मानते हैं, और ज़्यादातर विद्यार्थी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी में अपने आप को कमज़ोर मानते हैं और डरते भी हैं अंग्रेजी से, उससे भागते हैं। और आजकल कंपटीशन का दौर है, हर चीज़ में कंपटीशन है। पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे अंग्रेजी होना, मतलब बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा उद्देश्य है कि जितने भी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी से डरते हैं, उनका डर मैं निकालूं। तो इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। वीडियो मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आ रहा भी होगा, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो तो देखते हैं आप लोग पूरा, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं जब भी कभी इससे रिलेटेड वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।